इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि आप हॉरर या डरावनी चीजों से असहज महसूस करते हैं, तो कृपया ये वीडियो आगे ना देखें। रात घिर चुकी थी और पहाड़ी कस्बे के बीचों बीच अंधेरा कुछ कह रहा था। नेहा, बस थोड़ी ही दूर है होटल। शॉर्टकट ले लेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। आरव, मुझे ये रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। जंगल की राहें वैसे भी सुरक्षित नहीं होती और आज कुछ और भी बुरा उनका इंतजार कर रहा था। कौन है हमारे पीछे? नेहा, कुछ नहीं है वहाँ, बस हवा है। ये दो आरव कैसे? आरव, तुम ही असली हो ना? नेहा, मेरे पीछे रहो, कुछ ठीक नहीं है। मैं वही हूँ जिसका रूप तुम्हें डराता है। भाग नेहा, ये इंसान नहीं है, ये छलावा है। हे भगवान, ये हमारा पीछा कर रहा है। कितने चेहरे हैं मेरे, लेकिन असली कोई नहीं। ये मेरा जंगल है। मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, हमें बचा लो कोई। जब अंधेरा अपने चरम पर होता है, तभी कहीं से रोशनी जन्म लेती है। जंगल की हवा अचानक थम गई, पेड़ों की सरसराहट रुक गई और उसी खामोशी के बीच नीले प्रकाश में लिपटी एक दिव्य आकृति उतरने लगी। आरव, ये कौन है? ये इंसान नहीं लग रही। जो भी है, लेकिन ये उस छलावे जैसी नहीं लग रही। शायद कोई हमें बचाने आया है। डरने की आवश्यकता नहीं मानवों। जब अंधकार सीमा लांघ देता है, तब रक्षक को उतरना ही पड़ता है। छलावे, तू फिर से मासूम आत्माओं को निगलने आ गया। ये मेरा जंगल है, यहाँ हर डर मेरा है। तू मुझे आज भी नहीं रोक पाएगी यक्षिणी। तुझे रोकना मेरा कर्तव्य है और तुझे नष्ट करना मेरी शक्ति। आज तेरा खेल समाप्त होगा छल। नीली दिव्य शक्ति यक्षिणी की हथेलियों में इकट्ठा होने लगी और काला धुआं डर से कांपने लगा। अब युद्ध तय था, रक्षक बनाम राक्षस। जब अंधकार और प्रकाश आमने सामने आते हैं, तो धरती कांप उठती है। एक तरफ छलावा, डर और भ्रम की संतान, और दूसरी ओर यक्षिणी, न्याय और शक्ति की देवी। तू मुझे नष्ट नहीं कर सकती। मैं हर उस डर से पैदा होता हूँ जो इंसान अपने दिल में छुपाता है। हा 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 हा। मार दोगी इस शरीर को, लेकिन डर को कैसे मारोगी यक्षिणी? शांत लेकिन अडिग। डर को नहीं, डर पैदा करने वाले को मिटाया जाता है। तू आज अपने हर अपराध की सजा पाएगा। भाग नहीं सकती तू, ये जंगल मेरी रग रग में बहता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अब तेरा अंत निश्चित है। नहीं, मैं अमर हूँ, मैं फिर लौटूंगा। हर रूप बदलता रहा, लेकिन हर रूप नीली शक्ति में जलता चला गया। अब कोई भ्रम नहीं, कोई छल नहीं, केवल न्याय। ये अंत नहीं है। आरव, क्या वो मर गया? जो भी था, लेकिन अब हमारे सामने नहीं है। कुछ बुराइयां मरती नहीं, वे बस समय लेती हैं, और छलावा समय का भूखा है। नेहा, चलो, अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकते।
मुझे अभी भी लग रहा है कोई हमें देख रहा है। दोनों बिना पीछे देखे जंगल से बाहर की ओर दौड़ पड़े। पैर लड़खड़ा रहे थे, सांसें टूटी हुई थी, लेकिन आंखों में सिर्फ एक सपना था, जिंदा बाहर निकलने का। मैं अभी जिंदा हूँ, ये अंत नहीं है। वीरपुर गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन हर साल अक्टूबर की आखिरी रात इस गांव पर एक डरावनी छाया छा जाती थी। जैसे ही सूरज डूबता, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियां सील कर देते और किसी अनजानी डरावनी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करते। लोग उसे भूतिया कद्दू कहते थे। वो आता है हर साल और किसी एक की जान ले जाता है। ये शब्द नैना ने अपनी दादी से कई बार सुना, लेकिन उसे कभी यकीन नहीं हुआ। 17 साल की जिज्ञासु और निडर नैना को ये सब पुरानी कहानी लगी। एक शाम नैना ने अपनी दादी से पूछा, दादी, सब लोग इस कद्दू से क्यों डरते हैं? दादी की आंखों में डर उतर आया। धीमे स्वर में, 40 साल पहले तुम्हारे ताऊजी ने भी वही गलती की थी जो तुम सोच रहे हो। उन्होंने उस कद्दू को छूने की कोशिश की और सुबह उनकी लाश पेड़ से उलटी लटकी मिली थी। आंखें खुली की खुली और मुंह से बस एक ही शब्द, माफ कर दो। लेकिन नैना डरी नहीं। उसने तय कर लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने अपने दोस्त मोहन को साथ चलने को कहा। मोहन थोड़ा डरपोक था, लेकिन नैना की जिद के आगे झुक गया। 31 अक्टूबर की रात दोनों गांव के बाहर कब्रिस्तान के पास पहुंचे। वहां धुंध में लिपटा एक बूढ़ा बैठा था। उसकी टोकरियों में बड़े बड़े नारंगी कद्दू रखे थे जो अजीब सी चमक छोड़ रहे थे। नैना ने पूछा, ये कद्दू क्या है? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी। इन्हें काटोगी तो जो तुम्हारा सबसे गहरा डर है वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। नैना ने एक कद्दू उठाया और घर लौट आई। मोहन साथ नहीं आया, वह और डर गया था। रात के 12 बजे नैना ने कद्दू को काटा। जैसे ही चाकू चला, कद्दू से खून जैसा लाल तरल निकलने लगा। कमरे की बत्तियां झपकने लगी, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी और फिर नैना ने देखा, सामने उसकी मां की परछाई चलती हुई दिखाई दी। वही दृश्य जो उसने बचपन में देखा था, जब उसकी मां गैस सिलेंडर फटने से मरी थी। ये कैसे हो सकता है? ये तो बस एक कद्दू था। नैना चीख पड़ी। उसी वक्त दरवाजा खुला। मोहन था, लेकिन वो डर से कांप रहा था। नैना, कुछ मेरे पीछे है, वो मुझे खींच रहा है। कद्दू की आत्मा अब मोहन में समा चुकी थी। उसकी आंखें सफेद, बारिश तेज हो रही थी। रात के करीब 9:30 बजे रवि एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। वो एक ट्रैवल फोटोग्राफर था जो अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए एक दूर के गांव से लौट रहा था। तभी अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। उसे कुछ दूरी पर एक पुराना गेस्ट हाउस दिखा, शांति निवास। बाहर एक टूटी फूटी नेम प्लेट लटक रही थी। बारिश से बचने के लिए रवि ने वहीं रात रुकने का फैसला किया। दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़ा आदमी निकला, झुकी कमर, पीली आंखें और कांपता हुआ हाथ। यहाँ कोई नहीं आता अब, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन एक कमरा खाली है, कमरा नंबर 6। रवि ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, एक रात की ही तो बात है। कमरे में दाखिल होते ही रवि को अजीब सी सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें जमी हुई थी। एक तस्वीर में एक औरत थी सफेद साड़ी में, बिना मुस्कान के। उसकी आंखें बहुत गहरी थी, जैसे देख रही हो, पीछा कर रही थी। रात को रवि की नींद टूट गई। कमरे में सन्नाटा था, पर उसे लगा जैसे कोई चल रहा हो कमरे में बहुत पास। उसने टॉर्च जलाई, मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन जब वो दीवार की ओर मुड़ा तो वो तस्वीर गायब थी। उसने सोचा कि शायद उसकी नजरें धोखा दे रही हैं, मगर तभी उसे अलमारी के अंदर कुछ गिरने की आवाज आई। डरते डरते उसने अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, मैं इस कमरे की आखिरी मेहमान थी, उन्होंने मुझे जला दिया। अब मैं इस कमरे से कभी बाहर नहीं जा सकती। जो भी यहाँ आता है उसे मैं यहीं रोक लेती हूँ, हमेशा के लिए। रवि घबरा गया। उसने तुरंत कमरा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। खुद ब खुद पीछे से किसी की सांसों की आवाज आई। वो पलटा, वही औरत सफेद साड़ी में उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। अब तुम भी मेरे जैसे हो गए हो, उसकी आवाज गूंज रही थी। रवि चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा सकी। अगली सुबह गेस्ट हाउस बंद मिला। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां कोई नहीं रहता,
लेकिन कभी-कभी बारिश की रातों में किसी की चीखें सुनाई देती हैं और कमरा नंबर 6 की खिड़की में एक परछाई अब भी खड़ी रहती है। कहते हैं हर गांव में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनसे सब डरते हैं, लेकिन कोई उनके पीछे का सच जानना नहीं चाहता। इस गांव में एक मंदिर था और उस मंदिर की घंटी जिसे कोई नहीं बजाता था। इतना डर क्यों इस जगह से? घंटी है, मंदिर है, भगवान का स्थान है। गांव का बुजुर्ग कांपती आवाज में, बेटा वो घंटी मत छेड़ना, जिसे वो सुनती है उसे 3 रातों में मौत बुलाती है। विवेक हंसते हुए, भूत प्रेत नहीं होते बाबा, बस कहानियां हैं ये सब। वह धीरे धीरे घंटी की ओर बढ़ता है और गलती से उसे बजा देता है। विवेक अपने कमरे में सो रहा है। कमरा अंधेरा, खिड़कियां खुली, पर्दे हिल रहे हैं। विवेक नींद में बड़बड़ाते हुए, कौन बजा रहा है ये घंटी? सपने में वही मंदिर दिखता है, लेकिन घंटी अपने आप हिल रही है। अचानक एक सफेद साया घंटी के पीछे से झलकता है। विवेक चीख कर उठ जाता है। ये सपना था या सच? कौन है वहां? दिख क्यों नहीं रहे? परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग होकर उसकी ओर बढ़ती है। दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखता है, 3 रातें। विवेक पीछे हटते हुए गिर जाता है। बिजली चली जाती है। तीसरी रात विवेक अकेला कमरे में है। दीवारें कांपने लगती हैं। मंदिर का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दीवारें धुंध में बदल जाती हैं। पूरा मंदिर उसके कमरे में प्रकट हो जाता है। चारों ओर सफेद परछाइयां, मुक्त आत्माएं दिखाई देती हैं। तुमने घंटी बजाई, अब तुम भी हमारे साथ हो। विवेक की आंखें सफेद हो जाती हैं, शरीर ठंडा पड़ता है। वो घंटी कभी खामोश नहीं थी। वो इंतजार में थी किसी की, जो उसे फिर से जगा दे। अगली सुबह गांव वाले मंदिर में एक नई परछाई देखते हैं। घंटी शांत है, लेकिन दीवार पर लिखा है विवेक। उस दिन के बाद वो घंटी फिर किसी ने नहीं बजाई, क्योंकि अब घंटी के साथ विवेक की आत्मा भी जाग चुकी थी। डर तो लगा ना? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट करके बताना आपको सबसे ज्यादा डर कहां लगा। और हाँ, ऐसी ही नई डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली स्टोरी में। रात को अकेले मत निकलना।